Very good morning, students. Today we'll be dealing with the provision provided under Section 11 to 18 of Hindu Succession Act. Now, students, let's begin with the lecture. What does Section 11 provide? Section 11 discuss about the distribution of property among heirs in Class 2 of the schedule. क्लास 2 के जो भी हेयर्स हैं, क्लास 2 नाम के शेड्यूल में जो कोई भी हेयर्स दिए हैं, उन हेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसा होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेड शेल बी डिवाइडेड बिटवीन द हेयर्स स्पेसिफाइड इन एनी वन एंट्री इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल सो दैट दे शेयर इक्वली दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। जो कोई भी पर्सन बिना विल बनाए गुजर गया है, वो पर्टिकुलर पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन हुआ। अब इस इंटरेस्टेड पर्सन की जो प्रॉपर्टी है, ये क्लास 2 के हेयर्स में जितने भी हेयर्स एंट्रीज में दिए हुए हैं, उन एंट्रीज में इक्वली क्या होंगे? ये पर्टिकुलर शेयर डिवाइड हो जाएगा। नाउ सेक्शन 12, कम टू सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 कहता है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के बीच में सक्सेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? तो सेक्शन 12 कहता है कि ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट एंड कॉग्नेट एज द केस में भी वो डिटरमाइन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो कि लेट डाउन किया गया है। अब रूल जो है वो क्या क्या है? तो रूल 1 क्या बोलता है? अगर मान लीजिए दो हेयर्स हैं, देन इन दैट केस वन हु हैज अ प्योर degree of ascent is preferred. Then in that case no degree of ascent is preferred. यहाँ पे जो दो हेयर्स हैं सपोज, तो ऐसे में जिसके पास में फ्यूअर नंबर ऑफ डिग्री है एसेंट की, वो पर्टिकुलर पर्सन प्रेफर किया जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, वन हेयर हैविंग फादर अलाइव एंड वन हैविंग नो फादर, देन द सेकंड इज प्रेफर्ड। कहने का मतलब है एक हेयर है जिसका फादर अलाइव है और दूसरा ऐसा चाइल्ड है या हेयर है जिसका फादर अलाइव नहीं है। देन इन दैट केस जिसका फादर अलाइव नहीं है उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रेफर किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज रूल 2 क्या बोलता है? रूल 2 कहता है वेयर द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ एसेंट इज सेम और नन, यानी नंबर जो है डिग्री ऑफ एसेंट के वो सेम है या फिर नहीं है, दैट हेयर इज प्रेफर्ड हु हैज अ फ्यूअर और नो डिग्री ऑफ एसेंट। तो वो हेयर प्रेफर किया जाएगा जिसको कम डिग्री है एसेंट की या फिर जिसको डिग्री ऑफ डिसेंट है ही नहीं। देन इन दैट केस उस पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर दो हेयर्स हैं, देयर डिग्री ऑफ एसेंट इज सेम, अगर दोनों की डिग्री ऑफ एसेंट जो है वो कैसी है? सेम है। देन इन दैट केस those whose degree not have between two hairs their degree of ascent is same, then who does not have a degree of descent is preferred। यहाँ पे अगर दो हेयर्स हैं, दोनों के बीच में डिग्री ऑफ एसेंस है, सेम है, देन इन दैट केस ऐसा कोई पर्सन जिसके पास में डिग्री ऑफ डिसेंट नहीं है, देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर पर्सन को वहां पे प्रिफर किया जाएगा। रूल 3 क्या बोलता है? वेयर नीदर हेयर इज एंटाइटल्ड टू बी प्रिफर्ड टू द अदर। अगर मान लीजिए एक के बजाय दूसरा ऐसा कोई भी प्रिफर किया जाने वाला हेयर नहीं है, देन इन दैट केस अंडर रूल 1 और 2 में ऐसा कोई भी हेयर नहीं है, देन इन दैट केस दे शैल टेक साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक वो क्लेम ले सकते हैं ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्टेड। नाउ कम टू सेक्शन 13। व्हाट डज सेक्शन 13 से? सेक्शन 13 जो है वो बताता है कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री के बारे में। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिग्री को? तो कैलकुलेशन या फिर कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री मींस काउंटिंग ऑफ जनरेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में हम जनरेशन को काउंट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग द कॉग्नेट्स और एग्नेट्स। तो रिलेशनशिप जो है इंटेस्टेड और लीगल हेयर के बीच में डिग्री ऑफ एसेंट और डिग्री ऑफ डिसेंट या फिर दोनों के आधार पर तय किया जाएगा कि who is having a closer basically relationship in order to claim a right of property over the deceased estate. Next is degrees of ascent or descent shall be computed inclusive of
इंटेस्टेड। कहने का मतलब है जो डिग्री ऑफ एसेंट या डिसेंट होगा उसको हम कैलकुलेट करते वक्त में इंटेस्टेड को पकड़ के चलेंगे, यानी इंटेस्टेड की प्रॉपर्टी एंड इंटेस्टेड का रिलेशनशिप एसेंट और डिसेंट के साथ में कितना है उसके आधार पर बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री सो फार एज क्लेमिंग द राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टेड इज related. Next is section 14. What does section 14 says? Property of a female Hindu to be her absolute property. Section 14 क्या बोलता है कि जो कोई भी प्रॉपर्टी फीमेल हिंदू की है वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू, शी इज फुल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, शी हैज द राइट टू डिस्पोज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, द मैनर इन विच शी लाइक्स, एंड जिस वे में उसको सेल करना चाहती है, गिफ्ट करना चाहती है, ट्रांसफर करना चाहती है या किसी अदर वे में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहती है, देन इन दैट केस शी इज एट अ फुल लिबर्टी टू डू सो। नाउ शी हैज अ राइट टू मेक द विल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। वो इस तरीके से लीगल हेयर्स जो है अपने उनमें प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, चाहे तो किसी और पर्सन को भी प्रॉपर्टी दे सकती है। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टी पजेस की जाती है फीमेल हिंदू के द्वारा, भले ही फिर वो उसने अक्वायर की हो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट या फिर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की ये वुमेन फुल ओनर कहलाई जाएगी एंड उसके ऊपर उसका उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर उसका पूरा एब्सोल्यूट पावर होगा, एब्सोल्यूट ओनरशिप होगी और वो उसको जिस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहती है उस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ कर सकेगी। नाउ इस सेक्शन में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे जो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर लेडी ने अक्वायर की है बाय वे ऑफ गिफ्ट, बाय या अंडर विल या फिर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और अ डिक्री या फिर ऑर्डर ऑफ द सिविल कोड और अंडर एनी अदर अवार्ड जो कि प्रिस्क्राइब करता है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर वुमेन जो है वो उसको रिस्ट्रिक्टेड स्टेट मिलेगा। व्हेन अ रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टी, अगर रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है प्रॉपर्टी के ऊपर फॉर अ फीमेल हिंदू, देन इन दैट केस दैट शैल नॉट बी कॉल्ड एज हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी। कहने का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे हिंदू वुमेन का यदि लिमिटेड बेसिकली राइट होता है तो वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाती है। Next is come to section 15. What does section 15 says? General rules of the succession in case of a female Hindu. तो female Hindu की यदि property है या female Hindu है, then in that case उस सूरत में general rule of succession Hindu female के केस में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे case of a female Hindu की अगर हम बात करें, then in that case the property of a female Hindu जो कि डाई हो रहा है इंटेस्टेड, वो डिवॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स विच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16। कहने का मतलब है फर्स्टली सन एंड डॉटर को, जिसमें इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसेस सन एंड प्रीडिसेस डॉटर एंड द हस्बैंड, ये लोग रहेंगे पहला क्लेम रखने वाले, प्रॉपर्टी के ऊपर राइट रखने वाले लोग। सेकेंड आता है हेयर्स ऑफ हस्बैंड, देन मदर एंड फादर, देन हेयर्स ऑफ फादर एंड हेयर्स ऑफ मदर। दीज पर्टिकुलर पर्सन वुड बी हैविंग अ राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू। नेक्स्ट इज एनी प्रॉपर्टी जो भी इनहेरिट की जाती है फीमेल हिंदू के द्वारा उसके फादर से, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फादर के हेयर्स को डिवॉल्व हो जाएगी अगर सन नहीं है, डॉटर नहीं है या फिर चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसेस सन नहीं है या फिर डॉटर नहीं है, एंड नॉट टू एनी अदर पर्सन जो भी स्पेसिफाइड किए गए हैं सबसेक्शन 1 में। तो कहने का मतलब है अगर फीमेल हिंदू ये इंटेस्टेड डाई हो जाती है और इसके पास में वो प्रॉपर्टी है जो कि इसने अपने फादर से इनहेरिट की है, अगर इस फीमेल हिंदू का अपना कोई बेटा नहीं है, अपनी कोई बेटी नहीं है, अपने बेटे का कोई बेटा नहीं है, बेटी का कोई बेटा नहीं है या फिर इसके अलावा और कोई दूसरा पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, देन इन दैट केस इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कि फादर, एंड उसके बाद में फादर के जो हेयर्स हैं वो एंटाइटलमेंट रखेंगे इस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट इज एनी प्रॉपर्टी जो भी फीमेल हिंदू के द्वारा इनहेरिट की जाती है उसके अपने हस्बैंड से फादर इन लॉ से, देन इन दैट केस फादर इन लॉ के जो हेयर हैं शेल डिवॉल्व टू द हेयर ऑफ द हस्बैंड। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी जो है वो उसके हस्बैंड को मिलेगी। अगर मान लीजिए बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बेटे का बेटा या बेटे की बेटी नहीं है, देन इन दैट केस इसके अलावा और कोई दूसरा पर्सन भी नहीं है जो क्लेम कर सके इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, देन इन दैट केस फादर इन लॉ को ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिलेगी।
नेक्स्ट इज सेक्शन 16. कम टू सेक्शन 16. सेक्शन 16 क्या बोलता है? ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द हेयर्स ऑफ फीमेल हिंदू. किस तरीके से व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड किस तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी अमंग द हेयर्स. किसके हेयर्स? फीमेल हिंदू के. तो यहाँ पे इसके पहले ऊपर हमने पढ़ा है, यहाँ पे इसको और डिटेल में दिया गया है. लेट अस सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्टेड फीमेल हिंदू among the heirs shall take according to the following rules. अब रूल्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं. रूल्स क्या क्या हैं? लेट अस सी. रूल 1 क्या बोलता है? फर्स्टली द प्रॉपर्टी shall devolve to those specified in the subsection 1 of the section 15. section 1 of subsection 1 of section 15 में जो हेयर्स बताए गए हैं उनको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिलेगी किसी भी सक्सीडिंग एंट्री में, एंड दोज इंक्लूडेड इन द सेम एंट्री शैल टेक साइमल्टेनियसली. रूल 2 क्या बोलता है? अगर चिल्ड्रन है प्रीडिसीज सन के या फिर डॉटर के और उनकी प्रॉपर्टी जो है shall be taken by the property, then the property shall be taken by them, then in that case ये फीमेल हिंदू की जो प्रॉपर्टी है ये किसको जाएगी? प्रीडिसीज सन के चिल्ड्रन को जाएगी या प्रीडिसीज डॉटर के चिल्ड्रन को जाएगी. और ये दोनों जो है ये क्या करेंगे? ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को शेयर करेंगे. द शेयर विल सच सन एंड डॉटर वुड हैव टेकन इफ लिविंग एट द इंटेस्टेड्स डेथ. अगर ये दोनों फीमेल हिंदू की डेथ के वक्त में एग्जिस्ट करते हैं. कौन कौन एग्जिस्ट करता है? प्री डिसीज्ड सन या डॉटर के बच्चे एग्जिस्ट करते हैं. देन इन दैट केस दे विल बी क्लेमिंग द राइट ओवर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. नाउ रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 ये बोलता है कि द डिवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्टेड ऑफ ए हेयर रेफर्ड टू इन क्लॉज B, D, and E of subsection 1 and subsection 2 of section 15 shall be in the same order and according to the same rule as would have applied if the property had been fathers or mothers or the husbands as the case may be, and such person had died intestate in respect thereof immediately after the intestate's death. कहने का मतलब है ये particular property जो है intested person की ये डिवॉल्व हो जाएगी उस पर्टिकुलर हेयर्स को जो कि सेक्शन 15 में बताए गए हैं उसी ऑर्डर में एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स जिसके तहत प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली अप्लाई की जानी चाहिए. इफ द प्रॉपर्टी हैड बीन ऑफ, जैसा मानो अगर प्रॉपर्टी फादर की होती, मदर की होती या हस्बैंड की होती, and such a person had died intestate in respect thereof immediately after the intestate death. और मानो यदि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है जिनका जिक्र ऊपर सेक्शन 15 में किया गया है यदि इनकी डेथ हो जाती है intested, then in that case and that too after the intestate's death, then in that case उनकी प्रॉपर्टी भी जो है वो कैसे चली जाएगी? सेक्शन 15 में जो लीगल ईयर्स बताए गए, if these people are having those legal years, then in that case उनको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो अकॉर्डिंगली रूल्स के हिसाब से इनहेरिटेंस में चली जाएगी. नाउ कम टू सेक्शन 18. सेक्शन 18 क्या बोलता है? फुल ब्लड प्रिफर्ड टू हाफ ब्लड. ये सेक्शन के हिसाब से ये एक्ट के अंतर्गत जो हेयर्स जो होते हैं इंटेस्टेड के उनमें देखा जाएगा कि फुल ब्लड कौन है और हाफ ब्लड कौन है. तो फुल ब्लड के जो हेयर्स होते हैं इनको हाफ ब्लड के हेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, एंड जो बचा हुआ पोर्शन रहता है हम बोलेंगे वो हाफ ब्लड को जाता है. तो कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट द हेयर्स ऑफ इंटेस्टेड फुल ब्लड वो प्रिफर किए जाएंगे टू द हेयर्स रिलेटेड बाय हाफ ब्लड इफ एवरी अदर थिंग रिमेनिंग द सेम. अगर सारी चीजें जो है वो सेम रहती हैं लेकिन जो हेयर्स हैं उनमें से कुछ हेयर्स फुल ब्लड हैं और कुछ जो हेयर्स हैं वो हाफ ब्लड हैं, देन इन दैट केस जो बेसिकली फुल ब्लड के लोग हैं या हेयर्स हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा देन इन कंपैरिजन टू दी हाफ ब्लड हेयर्स. So students, I hope यहाँ पे you have understood the concept. We have seen the provision relating to the distribution of the property of intestate deceased. A part of that we have also seen how the distribution of the property takes place if the intestate person is a Hindu female. I hope you have understood the concept. Thank you very much for attending this session. Thank you.